नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं। हाँ, जिसने पीढ़ियों को छुआ है। धर्मवीर भारती जी का गुनाहों का देवता। बिल्कुल। और इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी कह देना मुझे लगता है काफी नहीं है। ये प्रेम, त्याग, मासूमियत और उस वक्त के समाज का एक बहुत ही संवेदनशील चित्रण है। सही कहा। इसकी जो भावनात्मक गहराई है, किरदारों का मनोवैज्ञानिक ताना बाना, वो कमाल का है। भारती जी ने इंसानी जज्बातों को, खासकर प्रेम की उस नाजुक सी हालत को, मतलब बड़ी बारीकी से पकड़ा है। हाँ, जहाँ वो दोस्ती और शायद दीवानगी के बीच कहीं झूलता रहता है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो उपन्यास के बिल्कुल शुरुआती हिस्सों पर ही रहेगी। पहले 3 अध्यायों से जो हमने समझा, जो अंश देखे, उन पर हाँ। कोशिश ये रहेगी कि इन शुरुआती पन्नों से उस बुनियाद को पकड़ें जिस पर ये पूरी मार्मिक कहानी खड़ी है। मतलब चंदर और सुधा का वो रिश्ता कैसे शुरू हुआ, उसकी प्रकृति क्या थी। हाँ, और कैसे वो अनदेखे से एहसास धीरे धीरे पनपने लगे। बिल्कुल। ये शुरुआती अध्याय एक, आप कह सकते हैं, शांत पानी की तरह है, जिसके नीचे भावनाओं का एक गहरा समंदर तैयार हो रहा है। सही। ये हमें किरदारों के मूल स्वभाव से मिलवाते हैं, उनके आपसी रिश्ते कैसे हैं ये समझाते हैं, और ये बातें आगे चलकर कहानी में बहुत अहम साबित होती हैं। तो कहानी शुरू होती है इलाहाबाद में। हाँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का माहौल है। हाँ। और यहाँ हम मिलते हैं चंदर से। हाँ। एक होनहार रिसर्च छात्र, प्रतिभाशाली तो है ही, पर संवेदनशील भी बहुत है। सोचता बहुत है। हाँ, विचारों का जैसे एक समंदर है उसके अंदर। और वो रहता है डॉक्टर शुक्ला के घर पर। उनके संरक्षण में। डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर हैं, और चंदर के लिए तो वो जैसे पिता जैसे हैं, एक गाइड हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि वो उनके घर में ही रहता है एक सदस्य की तरह। हाँ, ये उसे एक सुरक्षा तो देता है, पर शायद अनजाने में कुछ हदें भी तय करता है। ये जानना जरूरी है चंदर के फैसलों को समझने के लिए। और वहीं हमारी मुलाकात होती है सुधा से, डॉक्टर शुक्ला की बेटी। शुरू में सुधा का जो चित्रण है बड़ा प्यारा है। जिंदा दिल, चंचल, थोड़ी मासूम, थोड़ी भोली सी। बिल्कुल। उसकी मौजूदगी जैसे चंदर की उस गंभीर एकेडमिक दुनिया में एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। और उनका रिश्ता वो कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन से नहीं बना है। नहीं, ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा से एक दूसरे को जानते हों। बचपन की वो आसानी, वो खुलापन, वो अब भी है उनके बीच। हाँ। सुधा की छोटी मोटी शरारतें, उसकी हंसी, उसकी बातें, ये सब चंदर की रोज की जिंदगी का हिस्सा है। मतलब एक अटूट हिस्सा। जैसे हवा, जरूरी पर हम ध्यान नहीं देते अक्सर। बिल्कुल सही कहा। उनके बीच की बातचीत भी बड़ी स्वाभाविक सी लगती है। कभी हल्की नोकझोंक, कभी एक दूसरे पर गहरा भरोसा। कोई बनावट नहीं दिखती। हाँ। पढ़ते हुए लगता है कि ये दुनिया का सबसे नेचुरल रिश्ता है। भारती जी ने ये सहजता कैसे बनाई होगी? क्या खासियत है इसमें? मेरे ख्याल से एक खासियत ये है कि भारती जी किरदारों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। उनकी आदतें, उनके डायलॉग्स, उनके बीच के वो अनकहे पल। अच्छा। वो बड़ी घटनाओं से नहीं, बल्कि रोज की बारीकियों से रिश्ते की तस्वीर बनाते हैं। जैसे सुधा का बेझिझक चंदर के कमरे में आ जाना, या चंदर का सुधा की किसी नादानी पर बस मुस्कुरा देना। ये छोटे छोटे लम्हे ही रिश्ते को असली बनाते हैं। कोई ड्रामा नहीं है जो इसे और सच्चा बनाता है। सही बात है। ये दिखाता है कि गहरे रिश्ते अक्सर खामोशी और ऐसी ही सहजता में पनपते हैं। बिल्कुल। और शायद यही सहजता इस रिश्ते की ताकत भी है, और आगे चलकर कमजोरी भी। हाँ। लेकिन कहानी जैसे आगे बढ़ती है, चंदर के अंदर कुछ बदलने लगता है। हाँ। उसे धीरे धीरे लगता है कि सुधा के लिए उसके मन में जो है वो सिर्फ दोस्ती नहीं है। वो शायद उसे नाम नहीं दे पा रहा, पर कुछ तो है जो गहरा हो रहा है। ये बदलाव आता कैसे सामने? क्या वो समझ पाता है? इसे समझना शुरू में मुश्किल होता है शायद। ये एहसास दबे पांव आता है ना? हाँ। चंदर खुद भी उलझन में लगता है। वो सुधा की मौजूदगी को, उसकी बातों को पहले से ज्यादा महसूस करने लगता है। अच्छा। शायद उसकी गैर मौजूदगी उसे खलने लगती है, या उसकी खुशी
चंदर के लिए कुछ ज्यादा ही मायने रखने लगती है। भारती जी ये सीधे नहीं कहते। वो चंदर की सोच, उसकी अंदरूनी कश्मकश और सुधा के प्रति उसके बदलते बर्ताव से पाठक तक पहुंचाते हैं। हाँ, ये दोस्ती की हद से आगे बढ़ता हुआ एक अनकहा सा खिंचाव है जो चंदर के मन में जगह बना रहा है। बिल्कुल। यही तो भारती जी का जादू है ना, जिस तरह वो प्रेम के इस अंकुरन को दिखाते हैं, बहुत वास्तविक, धीरे धीरे पनपता हुआ। हाँ, ये आजकल वाला इंस्टेंट लव नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप सही कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी बात है। भारती जी प्रेम को एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया की तरह दिखाते हैं। हाँ, ये जैसे दो आत्माएं धीरे धीरे एक दूसरे में घुल रही हों, एक दूसरे को समझ रही हों, बिना किसी हड़बड़ी के। और ये उस समय के माहौल को भी दिखाता है जहाँ शायद भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं की जाती थीं। हाँ, इशारों में, खामोशियों में, छोटे छोटे पलों में महसूस होती थी। सही। ये चित्रण प्रेम को एक ऊंचा, लगभग आध्यात्मिक सा दर्जा देता है, जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण से कहीं आगे है। अगर हम फिल्मों वाले प्यार से तुलना करें तो हाँ, तो ये ज्यादा ठहरा हुआ, ज्यादा रूहानी लगता है। इसे और समझने के लिए उनके बीच की वो एक बातचीत याद आती है। उनकी सहजता भी दिखती है उसमें, और शायद वो छिपा हुआ स्नेह भी। जब सुधा कहती है, चंदर तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो, जरा मुस्कुराया करो ना। हाँ, और चंदर का वो जवाब, मजाक किया सा, अरे अगर मैं गंभीर न रहूं तो तुम्हारी शरारतों का हिसाब कौन रखेगा। बिल्कुल। ये ऊपर से तो मजाक लगता है, पर इसके पीछे उनके रिश्ते की गहराई है ना। सुधा का चंदर की गंभीरता को देखना, उसे बदलने की चाह रखना, और चंदर का मजाक में ही सही सुधा की शरारतों का हिसाब रखने की जिम्मेदारी लेना। ये दिखाता है कि वो एक दूसरे की जिंदगी में कितने शामिल हैं। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एक दूसरे के स्वभाव को मानना भी है और उसमें अपनी जगह बनाना भी है। हाँ, सुधा जैसे चंदर के जीवन का एक पक्का हिस्सा है और चंदर उसके लिए एक भरोसेमंद सहारा। बिल्कुल। कोई और ऐसा पल या कोई विचार है शुरू के अध्यायों से जो इस पनपते एहसास की तरफ इशारा करता हो? हाँ, कई छोटे छोटे पल हैं, जैसे चंदर का सुधा के बारे में सोचना जब वो अकेली होती है, या उसका सुधा की किसी बात पर देर तक सोचते रहना। अच्छा। एक खास पल वो भी है जब चंदर सुधा की किसी बात पर या बस उसकी मौजूदगी से ही अचानक बहुत खुश महसूस करता है और फिर खुद ही हैरान होता है कि उसे इतनी खुशी क्यों हो रही है। अरे वाह! ये जो अंदरूनी पल हैं, ये जो आत्मसंवाद है, ये दिखाते हैं कि उसके अवचेतन में कुछ बदल रहा है, भले ही वो उसे मान ना पा रहा हो। ये भारती जी की मनोवैज्ञानिक पकड़ है। कमाल है। तो इन शुरुआती 3 अध्यायों के आखिर तक आते आते हम देखते हैं कि चंदर और सुधा का रिश्ता और गहरा हो गया है। हाँ, लेकिन खास बात यह है कि बाहर से देखने पर वो अब भी उतना ही पाक, उतना ही मासूम लगता है। उसमें अभी तक समाज की वो उलझने या भविष्य की चिंताएं नहीं घुसी हैं। सही कहा। ये एक तरह का निश्चिंतता का दौर है, कम से कम ऊपर से तो यही लगता है। चंदर के मन में प्रेम का बीज तो हाँ, वो अंकुरित हो चुका है, ये तय है। वो सुधा के लिए एक खास खिंचाव, एक जिम्मेदारी, एक लगाव महसूस करने लगा है। लेकिन क्या वो सोच सकता है कि ये बीज पेड़ बनेगा? शायद नहीं। उसे अंदाजा ही नहीं है कि ये मासूम सा दिखने वाला एहसास, ये गहराता रिश्ता आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नैतिक और भावनात्मक कशमकश बन जाएगा। वो अभी बस इस रिश्ते की गर्माहट महसूस कर रहा है। हाँ, इसकी आंच से अनजान है। और यही बात इन अध्यायों को इतना जरूरी बनाती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी की शुरुआत नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जमीन तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। चंदर का आदर्शवाद, उसकी संवेदनशीलता, सुधा की निर्भरता, डॉक्टर शुक्ला का साया, ये सब आगे आने वाले तूफान के बीज हैं जो अभी शांत जमीन में हैं। भारती जी यहाँ सिर्फ किरदार नहीं बना रहे हैं, वो उनके मनोविज्ञान की नींव रख रहे हैं। चंदर का जो द्वंद्व होगा वो सिर्फ बाहरी हालात से नहीं होगा, उसके अंदर भी होगा। हाँ, उसके अपने आदर्शों और इस उभरते प्रेम के बीच भी होगा। सुधा की मासूमियत भी कहानी को एक अलग मोड़ देगी। सही। ये अध्याय उस शांत झील की तरह है जहां सतह पर सब सुंदर है पर गहराई में लहरें उठने को तैयार हैं। ये पाठक को किरदारों से जोड़ते हैं ताकि जब तूफान आए तो पाठक भी उसे महसूस करे। बिल्कुल।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इन शुरुआती अध्यायों से हमें चंदर और सुधा के उस पवित्र, सहज और गहरे होते रिश्ते की एक साफ तस्वीर मिलती है। हाँ, हमें चंदर के संवेदनशील मन में धीरे धीरे पनपते प्रेम के वो पहले अनिश्चित से इशारे दिखते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर गुनाहों का देवता की पूरी भावनात्मक इमारत खड़ी होगी। और यहीं से कहानी उस रोमांचक और दुखद मोड़ की तरफ बढ़ना शुरू करती है, जहां इस मासूम निजी सी दुनिया पर बाहरी समाज की परछाइयां पड़ने लगती हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर शुक्ला का सामाजिक रुतबा, चंदर की अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति और उस समय की नैतिक सोच, ये सब धीरे धीरे इस रिश्ते पर असर डालना शुरू करेंगी। मतलब मासूमियत का दौर खत्म होने वाला है। हाँ, चंदर का दिल पहली बार गहरे आत्मसंघर्ष और सामाजिक दबावों के बीच फंसेगा। मासूमियत का दौर बस खत्म होने ही वाला है। ये सोचना ही काफी गहरा है कि कैसे रिश्ते जो इतने शुद्ध, इतने निजी लगते हैं, हाँ, जब वो बाहर की दुनिया के नियमों, उम्मीदों और शायद पूर्वाग्रहों से टकराते हैं, तो उनका क्या होता है? क्या वो अपनी असलियत बचा पाते हैं या हालात उन्हें बदल देते हैं? यही वो बड़ा सवाल है जो इन शुरुआती अध्यायों को पढ़ने के बाद जहन में उठता है। ये कहानी सिर्फ चंदर और सुधा की नहीं है। ये एक तरह से हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी आदर्श और हकीकत के बीच, दिल और दुनिया के बीच, हाँ, खुद को फंसा हुआ पाया है। ये शुरुआती अध्याय हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहां से आगे का रास्ता भावनाओं, नैतिक दुविधाओं और सामाजिक सच्चाइयों के टकराव से भरा होने वाला है। और सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या प्रेम हमेशा हालात पर जीत हासिल कर सकता है, या कभी-कभी प्रेम को बचाने के लिए उसे त्यागना ही पड़ता है। यही सवाल भारती जी हमारे सामने छोड़ जाते हैं।